इस वीडियो में हम थ्रोज के बारे में समझेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रोज का क्या रोल होता है। तो थ्रोज को अगर अपन डिफाइन करें तो थ्रोज इज यूज्ड टू फोर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग to the user of the method. थ्रोज का यूज करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को फोर्स कर सकते हैं। किस पे? जो फंक्शन को यूज कर रहा है। तो हम थ्रोज कहाँ लगाएंगे? थ्रोज फंक्शन के सिग्नेचर पे आएगा। मतलब ऐसा होगा, क्लास ए, उसमें एक नॉर्मल मेथड लिखते हैं void m1। अभी इसमें कुछ भी कोड लिखा हुआ है। ऐसे फिर एक और मेथड लिखते हैं void m2, लेकिन इसके ऊपर लिखा है थ्रोज IO एक्सेप्शन। और कुछ कोड लिखा हुआ है। ये IO एक्सेप्शन जो है ये IO पैकेज में होती है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करके देखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले import java.io.star करना है। ठीक, तो ये तो अभी हम इस कोड को कंपाइल करने की सोच रहे हैं, इसलिए लिखा हमने। अभी हम समझना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में दो फंक्शंस है, एक m1 है और एक m2 है। और m1 जो नॉर्मल फंक्शन आज तक हम पढ़ते हैं वो वाला फंक्शन है, और m2 फंक्शन जिसमें हमने थ्रोज IO एक्सेप्शन लिख दिया। ये IO एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है, रन टाइम की सब क्लास नहीं है वो। तो जब हम थ्रोज लिखते हैं तब थ्रोज में हम यहाँ पे कॉमा लगा के 25 में फंक्शंस के एक्सेप्शंस के नाम लिख सकते हैं। जितने भी आपको लगते हैं वो सारे नाम वहाँ लिखे जा सकते हैं। तो थ्रोज लगा के आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग फोर्स की। अब थ्रोज लगाने से होता क्या है? थ्रोज लगाने से ये होगा कि जब आप कहीं पे भी कोई दूसरी क्लास लिखी, आपने क्लास बी, इस क्लास बी में मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे, और अब यहाँ पे हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए इज इक्वल टू न्यू। जब हमने ए इज इक्वल टू न्यू ए लिखा तब तक इस कोड में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। हमने a.m1 लिखा तब तक भी इस कोड में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने लिखा a.m2 और हम इस कोड को कंपाइल करने जाएंगे तो कंपाइलर इस लाइन पे एरर देगा। वो बोलेगा कि ये जो लाइन आपने लिखी है a.m2, इस लाइन पे ट्राई लगाइए। मतलब इस लाइन पे ट्राई लगाना कंपलसरी है। और ट्राई में कैच भी अपने मन से नहीं लिख सकते आप, कैच भी फिक्स है, कैच लिखना है। और कैच में जो नाम वहाँ थ्रोज में लिखा हुआ है, थ्रोज में वहाँ IO एक्सेप्शन है तो आपको कैच में IO एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। फिर उसकी हैंडलिंग का कोड लिखिए। अब ये मेन क्लोज, क्लास क्लोज। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ रहे हैं कि थ्रोज लगाने से होता क्या है। हमने क्लास ए में m1 मेथड लिखा जिसपे कोई थ्रोज नहीं है, नॉर्मल मेथड है, तो आप उसको कॉल कर लीजिए। कहीं पे भी कोई ट्राई कैच कंपलसरी नहीं है, कंपाइलर कोई मना नहीं कर रहा, आप ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करिए। जैसे ही हमने ऐसा मेथड कॉल किया जिसके ऊपर थ्रोज लिखा हुआ है, तो बिना ट्राई के अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। वो बोलेगा कि m1 m2 मेथड को आप बिना ट्राई के कॉल नहीं कर सकते हो। कंपाइलर बोलेगा, कंपाइलर ऑब्जेक्ट करेगा इस लाइन पे। तो हमको ट्राई लगाना पड़ा, ट्राई लगा दिया। कैच, अब कैच लिखना है तो कैच में एक्सेप्शन का जो नाम ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, पास करते हैं, वो भी अब अपने मन से नहीं कर सकते। आप 25 कैच और लिख दीजिए अपने तरफ से, लेकिन जब तक आप वहाँ पे जो थ्रोज में लिखा हुआ नाम है वो नहीं लिख देते तब तक ये कोड कंपाइल नहीं होगा। तो थ्रोज लगा के हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग फोर्स की। किस के ऊपर फोर्स की? जो हमारे फंक्शन को यूज़ करेगा। थ्रोज इज यूज टू फोर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द यूजर ऑफ द मेथड। इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना कंपलसरी होगा। m2 मेथड जो भी कॉल करेगा वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, ट्राई लगाएगा, कैच लिखेगा, कैच में IO एक्सेप्शन हैंडल करना ही पड़ेगा। तो ये तो थ्रोज का मतलब है कि थ्रोज लगाने से होता क्या है। पर हम थ्रोज लगाते ही क्यों हैं?
थ्रोज लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब M2 फंक्शन लिखा गया, जिसने भी M2 फंक्शन की कोडिंग की वो यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर। तो ये कोड लिखते समय अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ इसमें एक सिचुएशन में IO एक्सेप्शन आ सकती है, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं तब आपको ये समझ में आता है कि ये इस सिचुएशन में ये कोड नहीं चलेगा, इस सिचुएशन में ये कोड चलेगा, तो या तो आप अल्टरनेट कोड लिखो कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो ये वाला कोड चलना चाहिए, और ये सिचुएशन नहीं हो तो ये वाला कोड चलना चाहिए। इफ एल्स लगाएंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, अंदर ही सब कुछ कर लेंगे कि भाई प्रॉब्लम दिख रही तो ट्राई लगा के कैच लगा दो, कैच में अल्टरनेट कोड लिख दो कि ये नहीं चले तो वो चला देना। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे कोड में किसी सिचुएशन में ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा? जो मेरा कोड यूज़ करेगा। उस सिचुएशन में थ्रोज लिखना है आपको। तो अगर आप खुद ही ट्राई लगा के IO एक्सेप्शन अंदर हैंडल कर देते तो आपको थ्रोज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके कोड में IO एक्सेप्शन आ सकती है और ये IO एक्सेप्शन आप खुद हैंडल करने की बजाय IO एक्सेप्शन हैंडल करने को किसको बोलेंगे? जो आपका कोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलेंगे, और फोर्सफुली बोलेंगे कि आप अगर मेरा मेथड कॉल करना चाहते हो तो IO एक्सेप्शन हैंडल करो, क्योंकि मेरे कोड में IO एक्सेप्शन आ सकती है और मैंने अंदर हैंडल नहीं की है। इसलिए थ्रोज लिखा आपने और बोला कि जब जब मेरा मेथड कॉल होगा तब तब आपको IO एक्सेप्शन हैंडल करके ही कॉल करना है, क्योंकि मेरे मेथड के अंदर का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि किसी सिचुएशन में यहाँ पे IO एक्सेप्शन आ जाएगी, और अगर आ गई तो मैं अंदर हैंडल नहीं करूँगा। तो थ्रोज लिखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपने लिखा थ्रोज IO एक्सेप्शन मतलब M2 मेथड को कॉल करोगे तो IO एक्सेप्शन आ ही जाएगी, आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर आ जाएगी तो अंदर फंक्शन के अंदर हैंडल नहीं की जाएगी, ये कहना है थ्रोज का। तो थ्रोज IO एक्सेप्शन मतलब M2 फंक्शन की कोडिंग में अगर IO एक्सेप्शन आ गई तो M2 मेथड उसको इंटरनली हैंडल नहीं करेगा, वो आपको ट्रांसफ़र करके देगा कोड एक्सेप्शन को कहाँ पे? जहाँ पे कॉल किया गया है, और वहाँ हैंडल करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप खुद कोड लिख रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, और आप कोडिंग करते करते आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है मेरे कोड में, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद नहीं दे रहे हो, आप सोल्यूशन किस पे छोड़ रहे हो? जो आपके फंक्शन को कॉल करेगा। तो सिचुएशन कैसी होगी? मान लीजिए आप ये वाला जो प्रोग्राम है ये M2 फंक्शन कॉल करता है और M2 फंक्शन फाइल में से कुछ डेटा रीड करता है और रीड करके कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है यहाँ पे, और ये आगे रिजल्ट का यूज़ करके फर्दर कैलकुलेशन करता है। तो इसने मेथड कॉल कर दिया M2, अब ये इसने मेथड कॉल कर दिया, अब ये इंतज़ार क्या करेगा कि मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं आगे का कैलकुलेशन करूँगा, पर वहाँ रिजल्ट तो मिला नहीं, वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया वो वाला, और आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। पर होना क्या चाहिए था? अगर वो आपने जो कोड उसको बोला कि ये चला और सक्सेसफुली चले तो मुझे आंसर दे, अगर वो सक्सेसफुली नहीं चला पा रहा है तो वो कम से कम आपको बताए कि भाई ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इस प्रॉब्लम से आपका जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आप इसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हो, तो ये कोड आप लिखो। ये तो उसने एक लॉजिक बनाया है, ये लॉजिक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो जो जिस सिनेरियो में इस्तेमाल करेगा उसको उस सिनेरियो के हिसाब से उसकी हैंडलिंग करना चाहिए। अगर हैंडलिंग यहीं कर दी जाए तो ये हैंडलिंग कॉमन हो जाएगी कि भाई फाइल नहीं मिले तो ये करना, एक डायलॉग बड़ा सा खोल देना कि फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल अवेलेबल नहीं इसलिए कोड टर्मिनेट किया जाता है। हो सकता है ये उस फाइल नहीं मिलने पे कुछ अल्टरनेट कोड लिखना चाहता हूँ, तो वो सिचुएशन ना आए जब आप हार्ड कोडेड सभी को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तब तो आप इंटरनल लिख दीजिए, या आप ये चाहते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में लोग इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हैंडल कर लें, और अगर सही चल जाता है कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो सबका कोड नॉर्मल चलता ही रहेगा। तो थ्रोज लिख के आपने बोल दिया कि M2 फंक्शन के अंदर जो कोडिंग करी गई है इस कोडिंग में IO एक्सेप्शन आ सकती है, हमेशा आएगी ऐसा नहीं, आ सकती है, और जिस समय IO एक्सेप्शन आएगी उसे मैं अंदर हैंडल नहीं करूँगा, ये कहना है आपका। तो कंपाइलर ने देखा कि अच्छा M2 कॉल कर रहे हो, तो M2 मेथड लिखने वाले ने तो बोला कि IO एक्सेप्शन आ सकती है, तो क्या तुम M2 को ट्राई कैच में लिख रहे हो और लिख के IO एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो? अगर ये कर रहे हो तो कॉल कर लो, नहीं तो मत करो। तो थ्रोज लिखने से कंपाइलर को ये पता लगा कि M2 फंक्शन के ऊपर थ्रोज लगा है, मतलब मुझे ट्राई लिखवाना है, कैच लिखवाना है, कैच में वो जो एक्सेप्शन का नाम लिखा वो भी लिखवाना है। जब इतना हो जाएगा तब कोड कंपाइल हो जाएगा।
थ्रोज में यहाँ मल्टीपल नाम भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं और नाम लिख दूँ एक्सेप्शन का, रिमोट एक्सेप्शन, तो मुझे यहाँ एक और कैच लिखना पड़ेगा। एक कैच ब्लॉक और बनाएंगे और वो जो दूसरा नाम लिखा है वो भी हैंडल करेंगे। मतलब एक मेथड के पास जो थ्रोज होता है उसमें मल्टीपल नाम भी लिखे जा सकते हैं, और वो जितने भी नाम वहाँ लिख दोगे कैच में, उतने कैच ब्लॉक्स होने चाहिए जब आप कॉल कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईओ लिख दो रिमोट छोड़ दो, रिमोट लिख दो आईओ, रिमोट लिख दिया आईओ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। जितने नाम लिखे सारे कैच होने जरूरी। तो ये थ्रोज का कंसेप्ट है। अब थ्रोज का कंसेप्ट जब आया तब इसमें सिग्नेचर बदल गया, मेथड का सिग्नेचर चेंज हो गया। सिग्नेचर चेंज हो गया तो सिग्नेचर का रोल ओवर राइडिंग में होता है। ओवर राइडिंग में सिग्नेचर का रोल होता है, तो मेथड का सिग्नेचर बदल जाने से, थ्रोज लगने से ओवर राइडिंग का कंसेप्ट भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि थ्रोज लगाने के बाद ओवर राइडिंग को क्या फ़र्क पड़ता है।